Good morning. Welcome back to chapter number 3. Today we are going to solve some questions regarding to this chapter. So let's start our today's lecture. So here you can see the question number 1. So the question is, Rahul, the proprietor of MSRK and Company, purchased an AC and install it at his residence. The payment was made by using a check from the account of RK and Company. The accountant debited the drawings account with the amount, whereas Rahul is of the view that it should be debited to the fixed asset. So you have to give your view whether it is a correct answer, it is correct in his view, or Rahul is wrong in his view, along with the reason. So as we all know in chapter number 2, that if the owner is withdrawing anything from his business, it will be considered as drawing, and as per the term of the drawing, anything which is withdrawn, यानी जो भी बिजनेस में से ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा उसको हम ड्राइंग बोलते हैं. सो द आंसर इज़ दैट अकाउंटेंट इज़ करेक्ट. अकाउंटेंट ने अपना सही काम किया है. अकाउंटेंट हैज़ मेड दैट correct because according to the business entity concept हमने जो अभी सीखा है इस चैप्टर में, उसमें बता रहा है कि बिजनेस की एक अलग पहचान होती है एंड ओनर की अलग पहचान होती है. मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड ड्राइंग भी दे दिया गया है. सो इसका मतलब ये है कि ये ड्राइंग कहलाएगा. राहुल इज़ रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन कि ये जो ड्राइंग है वो फिक्स एसेट में नहीं जाएगा. सिंस द AC हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट हिज रेसिडेंस, यानी ये एक पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, सो ये एक ड्राइंग होगा ओनर के लिए. नंबर 2, which accounting principle requires that personal expenses of the proprietor or the partner should be debited to drawings account? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिपेंड है ये कि ये बता क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के आधार पे हम पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर एंड प्रोप्राइटर को ड्राइंग्स के अंडर डेबिट करें. इट्स वेरी सिंपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें बिजनेस की एक अलग पहचान होती है एंड ओनर यानी प्रोप्राइटर की अलग पहचान होती है. सो द आंसर हियर इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन एट अ फैक्ट्री हैड टू स्टॉप फॉर अ वीक ड्यू टू लेबर स्ट्राइक. फैक्ट्री पे प्रोडक्शन रुक गया है लेबर की स्ट्राइक की वजह से. द ओनर एस्टिमेटेड द लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइकली लॉस ऑफ प्रॉफिट arising out of the situation. He directed the accountant to record the loss in the book of account. Is the owner correct in recording the likely loss? Give reason. क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्री में लेबर की स्ट्राइक हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गया है. ओनर ने प्रोडक्शन के अंदर कुछ लॉस एस्टिमेट किया है जिससे प्रॉफिट कम जो बढ़ना था वो रुक गया है. उसने अपने अकाउंटेंट को बोला है कि भाई जाके जो लॉस का एस्टिमेशन है उसको बुक में रिकॉर्ड करो. सो इज़ द ओनर करेक्ट इन रिकॉर्डिंग द लाइकली लॉस? गिव रीज़न. सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में हमने सीखा है
कि anything which cannot be measured in terms of money will never be recorded in the books of account. मनी मेजरमेंट कन्वेंशन यानी कंसेप्ट भी बोल सकते हो आप. अकाउंटिंग कन्वेंशन नंबर 2. Transaction and event that can be measured or recorded in terms of money can be recorded in the books. तो यहाँ पे ओनर जो है is not correct in his view because transaction and event are recorded in the book of account if they can be measured in terms of in money terms and on the basis of evidence. In the present case, evidence to the effect of loss or profit does not exist, on the basis of which the owner can measure the loss. यानी यहाँ पे एविडेंस है ही नहीं कि भाई ये लॉस जो है उसको मनी के अंदर मेज़र किस तरह से करेगी. सो ओनर ने जो बोला है कि भाई ये लॉस को रिकॉर्ड करना है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम हो चुका है, तो यहाँ पे द ओनर इज़ ऑफ द रॉन्ग व्यू. नंबर 4. Under which accounting principle the quality of manpower is not recorded in the book of account? Qualitative aspect of accounting. Qualitative aspect यानी जो भी सारी स्किल्स है, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, सारी के सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक यहाँ पे कहाँ है क्वालिटी ऑफ मैन पावर. सो क्वालिटी ऑफ मैन पावर, लॉयल्टी एंड ऑल दैट थिंग्स, enthusiasm, interest, this cannot be recorded in terms of money. So the quality of manpower too will not be recorded or will not be converted in terms of money. So यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ये कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. Number 5. The asset of Standard Sugar and Sugar Company were acquired by government on 1st April 2000 and the company received a compensation of 10 crore. The company did not have any other business as on the date of acquisition and has also not ventured into any other business after acquisition of the asset. The company placed the amount so received in a fixed deposit with the bank, which is lying deposited with the bank as on date. It has also filed a case in the court seeking higher compensation. Is the company a going concern? क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड शुगर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट, उसके सारे जो एसेट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2000 को ले लिए हैं, एक्वायर कर लिया है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी को कंपेंसेशन मिला है 10 करोड़ रुपीस का. कंपनी का एट दैट डेट जब कोई और बिजनेस नहीं है ना ही और कोई और बिजनेस के अंदर उन्होंने एनरोल किया है एसेट को मिलने के बाद, और यही अमाउंट कंपनी ने अपनी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के अंदर जमा कर दिए है, जो अभी तक बैंक के पास ही है. अलॉन्ग विद डैट कंपनी ने केस फाइल किया है कोर्ट के अंदर कि उन्हें और ज़्यादा कंपेंसेशन चाहिए. सो इज़ द कंपनी गोइंग कंसर्न? सो वेल, गोइंग कंसर्न अगर हमको याद है तो उसमें वहाँ पे कहा गया था कि कोई भी कंपनी है जो चलती ही रहेगी, उसकी बंद होने का कोई इंटेंशन नहीं है, उस हिसाब से है. तो यहाँ पे जो कंपनी है उसने एक्विजिशन करने के बाद कोई बिज़नेस किया ही नहीं है. उसका मेन कंसर्न था कि जो पैसे मिल रहे हैं उसको एफडी में बैंक में डाल देना है. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका और कोई भी पर्पस नहीं था. प्लस यही कंपनी ने और ज़्यादा हायर कंपनसेशन की कोर्ट में डिमांड की है. सो
द कंपनी इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। अगर गोइंग कंसर्न होते तो कंपनी रनिंग कंडीशन में होती, जिसका इंटेंशन बंद करने के लिए नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने एक्विजिशन के बाद कोई बिजनेस किया ही नहीं है। It is just seeking the higher compensation. That's it. So no, the company is not a going concern. Number 6. Which concept assumes that a business enterprise will not be liquidated in near future? Liquidated का मतलब बंद हो जाना या राइट। तो ये कौन से प्रिंसिपल के आधार पे है कि कंपनी बाय नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगी? वेरी सिंपल, जस्ट अभी ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है, गोइंग कंसर्न। हमने कोई भी कंपनी या बिजनेस या एंटरप्राइज को बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं किया है, बिजनेस चलता ही रहेगा, उसके कंसेप्ट उसके एजम्पशन से स्टार्ट किया है। तो आंसर विल बी द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नंबर 7. An infrastructure company building highways has a contract to construct a road of 25 km. Project is likely to be completed in 4 years. It has approached a bank seeking finance. Bank has requested them to prepare a projected yearly accounts, whereas the company has argued that since the project shall be completed in 4 years, projected accounts should be prepared for the end of the project. Is the company correct in the view? Give reason. एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो हाईवे बना रही है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 25 किलोमीटर के रोड को कंस्ट्रक्ट करने का। प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट होगा। उन्होंने बैंक में अप्लाई किया है लोन के लिए। बैंक ने उनके पास अपने ईयरली अकाउंट का प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है उसकी डिटेल्स मांगी है। कंपनी ने आर्ग्यू किया है कि ये प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट होगा, तो हम 4 साल के बाद ही आपको अकाउंट एट द एंड 4 साल के बाद ही आपको अकाउंट की रिपोर्ट दे सकेगी। सो क्या कंपनी सही है अपने व्यू में? गिव रीजंस। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमने देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड और ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड दैट इज़ 1 year, at the end of which income statement, that is profit and loss, and the position statement, that is balance sheets, are prepared. So यहाँ पे जो कंपनी आर्ग्यू कर रही है कि वो 4 साल के बाद ही अपना अकाउंट बताएगी, तो नो, दिस इज़ रॉन्ग. कंपनी इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज बैंक रिक्वायर्स ईयर वाइज प्रोजेक्ट अकाउंट फर्स्टली to assess the time when the fund shall be required and how much fund should be required. Secondly, it shall be in a position to manage the progress of the project at regular intervals. ईयर टू ईयर कंपनी को अपना जो भी प्रोजेक्ट का फंड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बैंक को बतानी पड़ेगी. सेकेंडली, after each and every year it need to prepare the position statement, that is the balance sheet, to know the progress of the project at regular interval. तो accounting period principle के हिसाब से company needs to show its account every year. तो यहाँ पे कंपनी का 4 साल के बाद का अकाउंट बताना वो wrong है. The company is not correct in the view. Which accounting principle requires that the life of a business is to be broken into smaller parts? Just अभी क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया कि accounting period principle, the life of the business is divided or broken into smaller parts, that is of 1 year, at the end of which income statement and position statement, that is profit and loss and balance sheets, are prepared. So accounting period principle. Number 9. Gurpreet purchased 100 square yards land to build a factory. गुरप्रीत ने 100,000 स्क्वायर यार्ड की लैंड खरीदी है फैक्ट्री बनाने के लिए, एंड 15 लाख पे किए हैं towards the cost including registration charge. At the end of the financial year, the value of the land came down to 13 lakh. Gurpreet recorded the land at 13 lakh and booked a loss of 2 lakh. Is he correct in treating the fall in the value as a loss?
So as per the cost concept or the historical cost principle, गुरप्रीत को अपनी बुक ऑफ अकाउंट में जो कॉस्ट में लैंड को ख़रीदा है वही कॉस्ट पे बताना पड़ेगा. वाई? बिकॉज सपोज़ कि अगर आज वो 15 लाख की लैंड को 13 लाख में बता के 2 लाख का नुकसान कर रहा है, सो इन फ्यूचर अगर यही 15 लाख की लैंड की वैल्यू 30 लाख हो गई, मार्केट वैल्यू, अभी बेचा नहीं है, जस्ट एक मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो गुरप्रीत अपनी बुक में 15 लाख का प्रॉफिट बताएगा. सो दिस इज़ एन इमेजिनरी फिगर. है मार्केट वैल्यू 30 लाख की, ओके, नो डाउट, पर वो 30 लाख उसके पास है ही नहीं, तो वो on what basis he is showing that 15 lakh profit. So as per the cost principle हमें बता रहा है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमको ये बता रहा है कि हमने जो भी एसेट जितने में ख़रीदा है हमको उसको उसके कॉस्ट प्राइस पे ही देना है, जो रियल मनी हमने पे किया है उसे बाई करने के लिए. सो नो, गुरप्रीत इज़ रॉन्ग इन हिज assumption because he purchased a fixed asset by paying 15 lakhs. The cost concept of accounting hold that an asset should be recorded in the book at the price paid. Clear? Number 10. Under which accounting concept? Number 10 is same. So let's move to 11. If one aspect of transaction is not recorded, which accounting concept is not follow? डुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी डुअलिटी प्रिंसिपल में हमने बताया था कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन की एक जगह एंट्री हो रही है तो उसी ट्रांजैक्शन की कोई दूसरी जगह पे भी एंट्री होगी. यानी अगर एक जगह डेबिट हो रहा है तो एक जगह क्रेडिट भी होगा, एक जगह प्लस हो रहा है तो एक जगह माइनस होगा. दैट इज़ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. सो इफ if the dual aspect concept is not followed, transaction of one aspect is not recorded. So dual के अंदर हमको दो जगह पे एंट्री करनी कंपलसरी है ही है. Every transaction has two-fold effect. Number 12. Under which concept, if advance is received against the sale of goods, the advance is recorded as advance against the sale and not sales. So ये revenue recognition का concept है. So revenue recognition concept जैसे मैंने बताया कि accrual basis जैसा ही है कि whenever a transaction takes place, it should be recorded in the book of account irrespective कि ये transaction कब settle हो रहा है. तो यहाँ पे एडवांस अगेंस्ट सेल्स जो यहाँ पे लिखा गया है दैट इज़ करेक्ट कि जब पैसे मिल रहे, जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर, जब रिसीट्स मिल रही है तो एट दैट टाइम ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ना कि जब के एक्चुअल सेल्स होगा तब. सो ट्रांजैक्शन इज़ इम्पोर्टेंट एंड नॉट द सेटलमेंट. नंबर 13. An enterprise prepares its account under the accrual basis. Accrual basis, you know कि whenever a transaction is taking place, it has to be recorded in the book of account irrespective whether it is settled or not. Salaries amounting to 10,000 for the month of March 19 were not paid. 10,000 की सैलरी मार्च 2019 यानी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं की है. The owner did not want to account it in the book of account on the ground that the amount was not paid. The enterprise closes its book on 31st March every year. Is he correct? So as you know that accrual basis के हिसाब से expense should be recorded at the time when it is incurred and not when it is paid. So whenever a transaction is taking place उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर देना है. सैलरीज आपने अभी पे नहीं की है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पे करना ही नहीं है.
दिस इज़ अ बर्डन, यू नीड टू पे इट ऑफ, ये एक लाइबिलिटी है. सो ओनर यहाँ पे गलत है. एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट, it needs to be accounted at the time when it is incurred and not when it is settled. Salaries for March 19 have become due on 31st March 19, therefore should be accounted in the book of 31st March 2019 की अकाउंट में इसकी एंट्री होनी कंपलसरी है. You cannot avoid it based on the accrual concept. Capital is a liability of business. Explain this statement with the principle applied. ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैपिटल एक लाइबिलिटी क्यों है. सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस की एक अलग पहचान होती है और ओनर की एक अलग पहचान होती है. ओनर जो भी अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करेगा, यानी एक अलग एंटिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहा है. सो फॉर दैट एंटिटी, फॉर बिजनेस, जो ओनर रुपए लेके आएगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे. वही कैपिटल बिजनेस को पे ऑफ करना पड़ेगा फ्यूचर में. यानी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बिजनेस एज एन एंटिटी हैज़ बोरोड सम मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फ्रॉम द ओनर. तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन आ चुका है बिजनेस अफेयर्स के अंदर एंड पर्सनल अफेयर्स के अंदर इन द बुक ऑफ अकाउंट. ओके, तो ये लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्यों है? क्योंकि बिजनेस नीड्स टू पे इट ऑफ. द अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी. ओके, लास्ट वाली लाइन हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे. सो डोंट गो विद दैट लाइन, इट्स ओके. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक. So read the answer and try to understand the language of the book and account. 16. Closing stock is valued at lower of the cost or market price. Yes, that is correct. Which concept is of accounting is applied here? Conservatism का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है. उसमें एक एग्जांपल मैंने दिया था तुम्हें कि भाई तुम 10 की एग्ज़ाम दे रहे हो, तुमने 100 मार्क्स का अप्लाई किया है, बट एट होम व्हेन योर मदर was asking about your marks, you were saying that you will possibly get 85. तो यहाँ पे आप 5 मार्क्स को सेफ्टी करके चल रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो आप पहले से ही सेफ साइड के अंदर, यानी यू आर मोर कंजर्व अबाउट द रिजल्ट. तो उसमें एक वर्ड यूज़ किया है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यानी अपनी इन्वेंट्री मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम है हम उसके हिसाब से ही बिजनेस में अप्लाई करते हैं, और उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म. अ कंपनी लॉस्ट वाइटल मशीनरी इन एन एक्सीडेंट ऑन 2 March 19, which will have adverse impact on its production capacity. As a result, it is likely to lose the business to its competitors. The business has not disclosed this fact in its annual report for the year ended 31st March 19. Do you think it is complying the convention of full disclosure? No. Company is not complying. Full disclosure principle के सबसे जो भी चीज़ें, all the significant and the important information needs to be fully disclosed related to the business in the financial statement. All the significant information. So company is not complying with the convention of full disclosure क्योंकि लॉस, मशीनरी का लॉस होना कंपनी के बिजनेस पे एक एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. कंपनी नीड्स टू शो इट, डिस्क्लोज इट एज पर द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. An investment company has been valuing its inventory of land at lower of the market price or cost price. Okay, यानी ये लोग एक कंजर्वेटिज्म वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. It now wants to value its inventory at the current market price, which is higher than the cost. Which accounting principle will be violated? Okay, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का वायोलेशन होगा, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पढ़ा है
cost or the market value, whichever is low, needs to be recorded in the book of account. So यहाँ पे prudence यानी conservatism approach is not getting followed. It will be violated. Last, number 19. An investment company has securities as current asset having the market value substantially lower than the cost price. Okay. The company continues to show them at cost. Do you think the prudence concept is being followed? No. यहाँ पे प्रूडेंस कंसेप्ट का फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज मार्केट वैल्यू जबकि ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस से लो है तो कंपनी उन्हें कॉस्ट प्राइस पे शो नहीं कर सकती. It should bring down the value of its current asset to the market value. नहीं तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा प्राइस बता देंगे तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लेट हो जाएगा और रियली में तो वो तो मार्केट वैल्यू है, तो हमारे पास तो फिज़िकली में इतना कैश आया ही नहीं है, राइट. तो हमको तो क्या है कि एनीथिंग दैट कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसके हिसाब से काम करना है. यानी दोनों में से जो मार्केट में वैल्यू अभी चल रही है, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, द करंट सिनेरियो which is going on in the market, we need to record that. So we cannot record the higher. Getting it? We need to record it the lowest. So यहाँ पे prudence concept follow नहीं हो रहा है.